Recording in progress. ओके ग्रेट. सो फर्स्ट जनरली मैं जब जब भी इंटरव्यू लेता हूँ बच्चों का, कुछ फ्रेशर्स रहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस रहते हैं, कुछ ऐसा होता है कि पीएचडी किए हुए बच्चे भी आते हैं, आईआईटी से भी बच्चे आते हैं, एनआईटी से भी बच्चे आते हैं, कुछ सीडैक करके भी बच्चे आते हैं. तो कैसा एक बेसिक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हमने निकाल के रखी है, उसके बेसिस पर ही मोल्ड करते हैं. इसमें मैं थोड़े और क्वेश्चंस ऐड करने वाला हूँ, हर एक में ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा. तो जनरली हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि अगर वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में कोई पर्सन आना चाहता है, सो हाउ गुड ही इज इन कोर टेक्नोलॉजीज. ठीक है, तो कोर उसमें कोर जो टेक्नोलॉजीज है फ्रंट एंड की, जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसमें वो कैसा है. तो सबसे पहला जनरल क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, व्हाट इज HTML और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XML. तो यहाँ पर अगर मैं Ctrl+U प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जनरली HTML के अंदर जो होते हैं टैग्स होते हैं, और ये सारे प्रीडिफाइंड टैग्स होते हैं गाइस. बॉडी, ड्यू, आईडी भी एट्रीब्यूट जो है वो प्रीडिफाइंड है. उसकी वैल्यू है डिफरेंट है, लेकिन ऑब्वियसली ये टैग सारे के सारे प्रीडिफाइंड टैग्स होते हैं. ठीक है, ये जो भी प्रीडिफाइंड टैग्स होते हैं उनको हम HTML बोलते हैं. और कोई भी टैग्स से बनी हुई टेक्नोलॉजी है, मतलब फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखते हैं, तो HTML इट्स अ टैग से बनी हुई है. तो मार्कअप लैंग्वेज उसी चीज को बोलते हैं हम. और हाइपर टेक्स्ट मतलब अगर मैं किसी एक यहाँ पर लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो हाइपर टेक्स्ट रहता है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो दूसरा पेज ओपन करता है. दैट इज व्हाट HTML इज ऑल अबाउट. ठीक. और ऑन द अदर हैंड XML यहाँ पर कैसा दिखता है गाइस. XML कुछ इस तरह से दिखता है. यहाँ पर कैसे होता है कि कस्टम टैग्स आप डाल सकते हो, आप अपने हिसाब से यहाँ पर टैग्स रख सकते हो, जैसे क्वेश्चंस, आंसर्स. ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस के अंदर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, तो आप अपने हिसाब से वहां पर कस्टम टैग्स रख सकते हो. सो अगर क्वेश्चन ये जनरली पूछा जाता है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XML, आप सिंपली बता सकते हो कि HTML का मतलब है आपके प्रीडिफाइंड टैग्स यूज होते हैं वहां पर, और डिफरेंस अगर जानना है दोनों में, तो XML में हम कस्टम टैग्स भी यूज कर सकते हैं. और XML फाइल जो होती है वो शेयर करने के लिए भी यूज होती है, जैसे अजाक्स के अंदर असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, वहां पर हम डेटा शेयरिंग के लिए भी वहां पर XML फाइल यूज करते हैं. ठीक है, दैट इज व्हाट HTML एंड XML. और 15 to 20 सेकंड में आप शॉर्ट आंसर रखना गाइस. राइट. डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ. तो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, इसका सिंपली मीनिंग ये है कि एब्सोल्यूट में आपको पूरा का पूरा पाथ देना पड़ सकता है फाइल का. कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल्स होते हैं जनरली, उसका हम पूरा का पूरा पाथ यूज करते हैं इन लाइक प्रोडक्शन सर्वर एंड ऑल. बट रिलेटिव पाथ हम उस केस में यूज करते हैं जहां पर आपको डॉट डॉट यूज करने की जरूरत पड़े. ठीक है, आपको पता नहीं है कि आपका लोकल पे फोल्डर कौन से प्रोजेक्ट कौन से फोल्डर में रहेगा, आपका प्रोडक्शन पे कौन से फोल्डर में रहेगा, आपका स्टेजिंग पे कौन से फोल्डर पे रहेगा, यूएटी पे कौन से फोल्डर में रहेगा. तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, रिलेटिव पाथ का यूज कर सकते हो, जिसमें डॉट डॉट जो रिलेटिव टू लाइक करंट पेज. ठीक है, आपके पेरेंट पेज में अगर इमेज है तो आप डॉट डॉट स्लैश देकर इमेज डॉट जेपीजी ऐसा लिख सकते हो. ओके, तो एब्सोल्यूट पाथ आपका सी ड्राइव कोलन स्लैश जैम स्लैश htdoc स्लैश प्रोजेक्ट का नाम स्लैश इमेजेस, वैसा अगर पूरा पाथ दे रहे हो तो उसको आप एब्सोल्यूट पाथ बोल सकते हो. ठीक है. एंड विच वन शुड यू यूज ऑलवेज, सभी जगह रेकमेंड किया जाता है कि रिलेटिव पाथ यूज करना चाहिए. रिलेटिव पाथ यूज करते हैं तो हमें प्रोजेक्ट का फोल्डर कौन से जगह पर रखना है इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं रहता, आप कहीं पर भी रख सकते हो. ठीक है. चलो, थर्ड वन अभी आता है आपका HTTP एंड HTTPS. ठीक है, मैं यहाँ पर पहले दोनों का भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको. देखिए, अगर मैं ciacloud.in, ठीक है, ये अगर वेबसाइट, पर्टिकुलर वेबसाइट अगर ओपन करता हूँ, तो ये वेब पेज अगर ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो लिख के आ रहा है नॉट सिक्योर. नॉट सिक्योर मतलब ये पर्टिकुलर चीज अभी सिक्योर नहीं है. यहाँ पे मैं कौन से भी फॉर्म में कोई भी डिटेल्स अगर लिखता हूँ तो वो डिटेल्स गाइस सिक्योरली सबमिट नहीं होगी. आपको अगर सिक्योरली कोई भी चीज सबमिट करनी है तो यू शुड यूज HTTPS ओनली. और यहाँ पर अगर देखोगे तो ये कनेक्शन इज सिक्योर, मतलब ये HTTPS वाला URL है. अगर मैं इसको कॉपी करके, ठीक है, इसको कॉपी करके न्यू टैब में पेस्ट करता हूँ तो आपको HTTPS शो कर. और ऑन द अदर हैंड अगर इसका URL कॉपी करके मैं अगर न्यू जगह पेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर HTTP शो करता है. ठीक है, तो अगर एज अ टेक्निकल पर्सन आपको बताना है तो HTTP एंड HTTPS आर डिफरेंट बिटवीन, मतलब उसमें मेजर डिफरेंस ये है कि HTTPS इज मोर सिक्योर बिकॉज इट यूजेस SSL सर्टिफिकेट टू सिक्योर योर वेबसाइट. ओके, तो यहाँ पर जो है SSL सर्टिफिकेट आपने इंस्टॉल करनी पड़ती है. यहाँ पर अगर मैं ओपन करता हूँ और वैलिड सर्टिफिकेट इज वैलिड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये एक्चुअली
आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर रखी हुई है, जिसमें कुछ एल्गोरिदम हो सकते हैं, 256 फिंगरप्रिंट SHA। तो इसका यूज करके क्या करते हैं, जो भी टेक्स्ट हम यहाँ से इनपुट देते हैं, ठीक है, जो भी डिटेल्स हम यहाँ पर फिलअप करते हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में चले जाती है गाइस, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में चले जाती है, ठीक है। देन यहाँ पर अभी आता है आपका सर्टिफिकेट, ये कौन प्रोवाइड करता है। तो आपको अगर अपनी वेबसाइट में अगर सर्टिफिकेट इंस्टॉल करनी है, तो आपका सर्वर जहां पर भी रहेगा, जहां पर भी आपके फाइल्स वगैरह है, वहां पे आप फ्री में लेट्स एनक्रिप्ट का यूज करके आप फ्री में क्या कर सकते हो गाइस, ये सर्टिफिकेट इंस्टॉल करवा सकते हो। जैसे कि हमने भी लेट्स एनक्रिप्ट से ही लिया हुआ है, तो ये मतलब बोल सकते हो कि इनको बहुत सारे फंडिंग्स वगैरह मिलती है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, फ्री में SSL सर्टिफिकेट बना के देता है, एंड उसको आप अपने वेबसाइट में रख सकते हो। जैसे आप अपने वेबसाइट में इंस्टॉल कर दोगे, देन इट विल शो योर वेबसाइट फ्रॉम HTTP टू HTTPS, ओके। और ये सर्टिफिकेट का कुछ वैलिडिटी पीरियड रहता है गाइस, अदरवाइज कैसा होता है कि हैकर्स इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं आपका कंटेंट, बट वो वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको टाइम टू टाइम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इशूड ऑन हुआ है 18 सितंबर को, और 17 दिसंबर को ये एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद मुझे न्यू सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। फाइन। सो ऐसा टेक्निकली आप बता सकते हो कि HTTPS इज मोर सिक्योर, क्योंकि वो टेक्स्ट में जो भी टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू जो भी हम वैल्यूज वगैरह डिटेल्स डालते हैं, कार्ड डिटेल्स, CVV, उनको वो एनक्रिप्ट करके भेजता है आगे, ठीक है, बाय यूजिंग SSL सर्टिफिकेट। और SSL में आपका एल्गोरिदम रहता है जो उसको एनक्रिप्ट करता है, ठीक। फिर ये क्वेश्चन में आजकल थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि क्योंकि पहले सिर्फ HTML फॉर्म्स के साथ ये पूछा जाता था, आजकल वो ये वेब सर्विसेज के साथ भी पूछा जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड अगर बोला जाए, वो भी HTML के फॉर्म में, तो आपने सिंपली बताना है कि गेट से हम जो भी अगर जहां पर भी हम गेट मेथड यूज करते हैं, तो फॉर्म में कोई भी चीज सबमिट करने के बाद वो URL में चले जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं कोई भी चीज अगर सर्च करता हूँ, जैसे शैलेश सोनारा का मैंने सर्च किया, तो यहाँ पर देखो क्यू शैलेश सोनारे ऐसा वो URL में चले गया, क्योंकि उस पर्टिकुलर फॉर्म का, इस पर्टिकुलर फॉर्म का जो मेथड है, ठीक है, वो पर्टिकुलर फॉर्म का जो मेथड है, वेयर इज द फॉर्म, हाँ, ये फॉर्म है, ठीक है, ये पर्टिकुलर फॉर्म है। तो ये फॉर्म का जो मेथड है, यहाँ पर अगर डिफॉल्ट में कोई भी मेथड नहीं दिया गया, तो इट इज कंसिडर एज अ गेट मेथड, ठीक है। तो गेट मेथड का जो भी रहता है, ठीक है, गेट मेथड का जो भी सबमिट हम करते हैं गेट मेथड के थ्रू, वो URL में दिखना स्टार्ट होता है। तो गेट मेथड इज नॉट दैट सिक्योर, ठीक है, गेट मेथड इज नॉट दैट सिक्योर। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप पोस्ट मेथड यूज करते हैं उसकी जगह, ठीक है, मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ फॉर्म के अंदर, कैसे इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एडिट एज HTML एक्शन, तो एज इट इज, बट मैं मेथड इक्वल्स टू पोस्ट कर सकता हूँ। देखो मुझे ऑटो सजेशन भी दे रहा है, ठीक है, मेथड इक्वल्स टू पोस्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैंने मेथड इक्वल्स टू पोस्ट कर दिया गया, तो ये URL में नहीं जाएगा, ठीक है, ये URL में नहीं जाएगा। जनरली वो पोस्ट मेथड अलाउ नहीं करता है गूगल के केस में, बट वो URL में नहीं जाता है, ठीक है, तो वो थोड़ा ज्यादा सिक्योर होता है। और कैसा URL की एक स्पेसिफिक लिमिट भी होती है, URL के अंदर आप बहुत सारा डेटा नहीं भेज सकते हैं, बट पोस्ट में आप सर्वर के हिसाब से जितना डेटा चाहे उतना डेटा भेज सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, तो और इसमें फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसी के जस्ट बाद, फॉलोड बाय लाइक विच वन इज सिक्योर। तो पोस्ट इज मोर सिक्योर बिकॉज वो URL में आपका डेटा शो नहीं करता है, ठीक। हाउ टू ऐड मल्टीपल सबमिट बटन्स इन फॉर्म, ठीक है, तो ये वाला चीज एज इट इज सर्च करके देखते हैं। आई होप ये स्टैक ओवरफ्लो पे मैंने एक आंसर डाला था, वहां पर मेरा आंसर अब भी गया था शायद, तो एक बार चेक करते हैं ये है क्या अवेलेबल। यस, तो मेरा आंसर अभी भी है वहां पर। तो हाउ मेनी वोट्स इट हैड स्कोर, 18 वोट्स है, अच्छा है फिर भी हिसाब से ठीक। तो आप क्या कर सकते हो गाइस, मल्टीपल सबमिट बटन्स आप रख सकते हो एक ही फॉर्म के अंदर। और मल्टीपल सबमिट बटन्स आप जब भी रखते हो, तो उससे क्या होता है कि आपका एक ही फॉर्म होता है जो एक जगह पर सबमिट होता है, बट आप अलग अलग वैल्यूज के साथ, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज के साथ उसको जहां पर भी वो सबमिट हो रहा है, वहां पर आप उसको क्या कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू, ठीक है। सभी के नाम सेम रहेंगे, ठीक है, सभी के नाम सेम रहेंगे, बट उनकी वैल्यूज गाइस थोड़ी डिफरेंट रहेगी, वैल्यूज डिफरेंट रहेगी, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर एक्शन परफॉर्म कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल सबमिट बटन रख सकते हो गाइस, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा हिम्मत लगती है गाइस स्टैक ओवरफ्लो पे आंसर डालने के लिए, क्योंकि बहुत सारे डाउनवोड्स मिलते हैं आपको, तो बहुत सोच समझ के यहाँ पर रखना पड़ता है कोई भी आंसर, ठीक है। सो फाइन, बहुत लोगों ने कमेंट भी किया, अच्छी बात है।
So that's how you can use multiple submit buttons in a single form. Okay. Now the next question is how to open multiple pages using single hyperlink. ठीक है, आप गाइस जब भी कोई मूवीज वगैरह डाउनलोड करने के लिए जाते हो, कोई सॉन्ग वगैरह आप कैसा थोड़ा सा जुगाड़ करके हैकिंग करके डाउनलोड करने के लिए जाते हो, तो वहां पर क्या होता है, हमेशा ऐसा होता है कि आप डाउनलोड करने के लिए जाते हो और बहुत सारे लिंक्स ओपन हो जाते हैं अपने आप, ठीक है, कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिंक्स वगैरह ओपन हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, हाँ, हमेशा आपका एंकर टैग नहीं रहता है वहां पर। एंकर टैग के साथ क्या करते हैं, वो जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर आप जितने चाहे उतने वहां पर मल्टीपल पेजेस ओपन करने के लिए लिंक्स रख सकते हो। सिंपली आपको शायद दिस वन आई थिंक जावास्क्रिप्ट में होता है लोकेशन, लोकेशन डॉट href, ठीक है। आई थिंक दिस इज द थिंग जो यूज करते हैं हम, लोकेशन href, जिसके थ्रू आप जितने चाहे उतने यूआरएल ओपन कर सकते हो, ठीक है। इसको ट्राई करके देखते हैं एक बार। लेट मी ट्राई दिस वन, एंड W3 स्कूल ओपन कर रहा है ये, प्लस एक और ट्राई करते हैं हम, कोड इनसाइट एकेडमी डॉट कॉम, और एक ट्राई करके देखते हैं यहाँ पर, लेट्स ट्राई गूगल डॉट गूगल डॉट को डॉट इन, ठीक है। इसको रन करते हैं सबसे पहले, और अभी इस क्लिक पे ट्राई करके देखते हैं वो ओपन करता है क्या, ठीक है। ठीक है, रिफ्यूज गूगल डॉट कॉम तो रिफ्यूज कर दिया इसने। चलो बाकी की चीजें देखते हैं। ठीक है, देयर हैज बीन अ क्रिटिकल एरर। ओके, ये दूसरे किसी से ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, इट इज स्टिल गिविंग मी एरर, तो इसको मैं बाद में चेक करके बता दूंगा कि कैसा एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। बट जावास्क्रिप्ट का यूज करके कैसे आप मल्टीपल सब मतलब मल्टीपल पेजेस ओपन कर सकते हो, और वो जितने भी आप जैसे हैकिंग की वेबसाइट वगैरह में जाके कहीं पर जुगाड़ करके अगर कुछ डाउनलोड करने के लिए जाते हो, सो दे यूज दिस थिंग ओनली, ठीक है। मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ यहाँ पर है क्या अवेलेबल कोई आंसर। ओपन मल्टीपल यूआरएल ऑन सिंगल क्लिक इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, लेट्स ट्राई। हाँ, विंडो डॉट ओपन गाइस, विंडो डॉट ओपन इज द थिंग। तो इससे ट्राई करके देखते हैं, ये वाला प्रैक्टिकली देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा मतलब आंसर देने के बाद, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस वन। ओके, विंडो डॉट ओपन, वहां पर डालते हैं। ये शायद ऐसा भी हो सकता है कि W3 स्कूल का यूज कर रहे हैं, इसलिए हमेशा ये ओपन करें। चलो ये एक तो ओपन हो रहा है, तो इसी के साथ साथ एक दूसरा वाला भी ओपन करके देख लेते हैं, HTTPS एंड गूगल डॉट को डॉट इन, ठीक है। इसको हिट करते हैं, सबमिट करते हैं, और टेक में मैं थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा जो टैब्स है उसको बंद कर देता हूँ। फाइन, अभी इसको रन एंड हिट, स्टिल इट इज ओपनिंग वन टैब। आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ दिस, क्या कहते हैं, ये इसकी वजह से हो सकता है कि हम ये W3 स्कूल्स के थ्रू रन कर रहे हैं। बट दैट इज द वे कि जावास्क्रिप्ट का यूज करके यू कैन सिंपली आंसर, जावास्क्रिप्ट का यूज करके वी कैन ओपन मल्टीपल लिंक्स बाय यूजिंग सिंगल क्लिक, ठीक है। सो दैट इज द थिंग वी कैन यूज। नेक्स्ट वन आता है व्हाट इज CSS। अब कैसा है कि 4 से 5 क्वेश्चन में ही हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट कैसा है, और अगर उसने HTML के क्वेश्चंस के आंसर अगर बहुत अच्छे दे दिए, देन वी आस्क देम, ठीक है। इसमें कुछ टेबल के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि HTML टेबल में कॉल स्पैन क्या होता है, रो स्पैन क्या होता है, फिर बाद में आपका पैडिंग, सेल स्पेसिंग, वो सारी चीजें भी हो सकती है, ठीक है। देन CSS में हम पूछते हैं कि आप अपने आप को कितना रेट करोगे। अगर स्टूडेंट ने बोल दिया, ठीक है, अगर स्टूडेंट ने बोल दिया कि मैं अपने आप को 5 रेट करता हूँ, तो 5 रेट करता है तो दैट इज इनफ, मतलब हम लोग बोलते हैं कि हाँ अच्छा खासा है।
फिर बाद में अगर किसी ने बोल दिया 7 या 8, तो 7 या 8 मतलब हम ऐसा ऐसा समझते हैं कि इस स्टूडेंट ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट पे काम कर लिया है, 7 8 बोल दिया, इसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा सा क्वेश्चंस डिफिकल्टी लेवल पे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट इज सीएसएस अगर बोल दिया जाए तो एचटीएमएल का काम तो कंटेंट को शो करना रहता है, कौन कौन से कंटेंट डिस्प्ले होने चाहिए आपके पेज के ऊपर। और देन सीएसएस वहां पर आता है ब्यूटिफिकेशन के लिए, तो कोई भी पेज में आपको अगर रिस्पॉन्सिवनेस करना है, कोई चीज कैसी दिखनी चाहिए, ठीक है, क्या दिखना चाहिए ये काम कर देगा एचटीएमएल, लेकिन वो कैसे दिखना चाहिए वो काम करेगा गाइस आपका सीएसएस। ठीक है, तो सीएसएस का काम इतना ही है, उसको उस चीज को बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, आज की डेट में तो बहुत सारे टेम्पलेट्स या फिर लेआउट्स आपको अवेलेबल मिल जाते हैं, फ्री में मिलते हैं, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है जो ये टेम्पलेट्स पहले से बना के रखती है, आपको जस्ट पे करना पड़ता है, कुछ मिनिमल अमाउंट रहता है। हम लोगों ने भी रिसेंटली जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें $49 पे किए, एंड उस पर हमने मतलब उसी टेम्पलेट का यूज करके पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाया और काफी अच्छा बन गया, वो रिस्पॉन्सिव भी मिल जाता है। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, टाइप्स ऑफ सीएसएस। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीएसएस? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीएसएस, एज यू कैन सी। हम लोगों ने देखा था लिंक एचरेफ का यूज करके अगर आप कोई भी सीएसएस डालते हैं तो दैट इज कंसिडर एज एक्सटर्नल सीएसएस। अगर आप स्टाइल टैग का यूज करके आप अगर विद इन अ पेज, ठीक है, विद इन अ पेज ही अगर आप सीएसएस बना रहे हो, उसमें आप डॉट यूज कर सकते हो क्लासेस के लिए, डॉट प्रीफिक्स, हैश यूज कर सकते हो आईडी के लिए, एंड डायरेक्टली टैग यूज कर सकते हो कोई भी नॉर्मल सिलेक्टर के लिए। तो उस केस में आपको अगर स्टाइल टैग में यूज कर रहे हैं तो वो होता है इंटरनल। एंड इनलाइन सीएसएस मतलब आपका टैग के अंदर एक स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ अगर आप कोई सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज गाइस इनलाइन सीएसएस। और इनलाइन सीएसएस का प्रेफरेंस सबसे ज्यादा रहता है। उसके बाद वो देखता है कि उसके ऊपर लेट से इनलाइन नहीं है तो इंटरनल सीएसएस देखता है। इंटरनल सीएसएस भी देखता है कि वो इंटरनल सीएसएस जो मैंने फाइल इंक्लूड की है एक्सटर्नल उससे पहले है या बाद में है। अगर इंटरनल सीएसएस मेरी पहले है और उसके बाद मैंने फाइल इंक्लूड की तो उसके लिए उसका प्रेफरेंस ज्यादा रहता है जो फाइल बाद में इंक्लूड हुई है। ठीक है, तो वो उस तरह से ऑर्डर रहता है। बट अगर वो भी नहीं है तो ऑब्वियसली आपका इंटरनल सीएसएस का प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा, एंड उसके ऊपर जनरली हम एक्सटर्नल सीएसएस रखते हैं। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ सीएसएस। डिफरेंस बिटवीन पैडिंग एंड मार्जिन अगर आपको पूछा जाए तो मैं जनरली यहाँ पर इसी जगह पर थोड़ा सा उनको चेंजेस करने के लिए बोल देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, और मुझे आप इसका आंसर कोई बता सकता है, ठीक है, कोई भी एक पर्सन बता सकता है इसका आंसर। तो मैं यहाँ पर सीएसएस के ऊपर यहाँ पर लेकर गया, एंड इसको मैं कर देता हूँ अभी पैडिंग 10 px, 20 px, 30 px एंड 40 px। ठीक है, आप लोग मुझे बताओ गाइस 10 20 30 40 ये क्या है? एनी वन फ्रॉम द ऑडियंस just tell me what is the difference between this 10 20 30 40? Pixels, okay, very good, Aisha. Size, fine, but what is this 10 यूज फॉर? 10 किसके लिए है, 20 किसके लिए, 30 किसके लिए, 40 किसके लिए गाइस? पैडिंग, यस पैडिंग ही दी है हमने, पैडिंग इक्वल्स टू दिया है। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तेजस ने बताया राइट लेफ्ट बॉटम टॉप। द थिंग इज यहाँ पर इसको थोड़ा सा याद रखने का सिंपल तरीका ये है कि हमेशा टॉप से स्टार्ट करना है, हमेशा टॉप से स्टार्ट करना। जैसे 12 बजते हैं और क्लॉकवाइज जाना, तो 10 होगा टॉप के लिए, 20 होगा राइट के लिए, 30 होगा बॉटम के लिए, एंड 40 होगा लेफ्ट के लिए। अगर आपको देखना है तो यहाँ पर मैं एक और चीज डाल देता हूँ, बॉर्डर। ठीक है, क्योंकि बॉर्डर से ही हम उसको रिलेट करते हैं। बॉर्डर सॉलिड 1 px ब्लैक। ठीक है, आप जो चाहे वो कलर दें, एंड यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर ये चारों साइड से दिखाई देगा, चारों साइड से आपको शो करेगा, देख रहे हैं वो पर्टिकुलर पैडिंग। ठीक है, वो पर्टिकुलर पैडिंग यहाँ पर ये ब्लैक भी शो कर रहा है, शुड नॉट शो ब्लैक। एंटर, हाँ अभी ठीक है। सो आप देख रहे होगा, इस 10 इज फ्रॉम टॉप, 20 इज फ्रॉम राइट, 30 इज बॉटम एंड 40 इज लेफ्ट। ठीक है, दैट्स हाउ वी आर शो। ओके, क्लियर है गाइस? अब एक और चीज यहाँ पर मैं नेक्स्ट पूछता हूँ, इसी के जस्ट बाद में एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं यहाँ से एक चीज हटा देता हूँ हमेशा। अब बताओ, अब क्या हो सकता है, लॉजिकली बताओ क्या हो सकता है?
एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? लॉजिकल थोड़ा ट्राई करोगे कि 3 वैल्यूज भी हो सकती है? ओके चलो गुत्थी को सॉल्व कर लेते हैं। 10 20 एंड 30 यहाँ पर है। तो 10 किसके लिए है गाइस? टॉप के लिए है। ठीक। लेफ्ट राइट के लिए आपका 20 कंज्यूम कर लेगा वो, एंड देन 30 इज फॉर बॉटम। ठीक है, तो इस तरह से टॉप, लेफ्ट राइट एंड देन बॉटम। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये वाला पूछ लेता हूं मैं बच्चों से। Yes. इस केस में क्या होता है गाइस? टॉप बॉटम के लिए 10 एंड राइट लेफ्ट के लिए 20, अगर दो वैल्यूज है तो। अगर सिंगल वैल्यू है तो ऑब्वियसली, सिंगल वैल्यू है तो वो चारों साइड के लिए समान ले देगा। ठीक है, चारों साइड के लिए समान। कैन यू सी दिस? 10 10 10। ओके, क्लियर है गाइस? ये वाला चीज ध्यान रखना थोड़ा सा, प्रैक्टिकली आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ही आउटपुट शो कर रहा है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सो पैडिंग, पैडिंग हमेशा कहां पर होती है गाइस? बॉर्डर के रिलेशन में वो पैडिंग, कंटेंट और बॉर्डर, ये कंटेंट है और ये बॉर्डर है, इससे रिलेटेड जो भी बीच में स्पेस रहेगी उसको हम पैडिंग बोलेंगे। बॉर्डर के बाहर जितनी भी चीजें हैं, कोई दूसरे कंटेंट का, वो सारी चीज कंसिडर करते हैं गाइस मार्जिन के हिस्से में। तो हमेशा बॉर्डर इनर साइड, बॉर्डर आउटर साइड, ये दो कीवर्ड भी अगर आपने आंसर में बोल दिए तो इंटरव्यूअर को समझ में आ जाएगा व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। ओके, नेक्स्ट वन, हाउ टू गिव बैकग्राउंड कलर टू बॉडी। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी दे सकते हो बॉडी को, क्या मैं इसे एलिमेंट को देना चाहता हूँ, किस तरह से देख सकते हैं? बैकग्राउंड कलर लेट्स से ब्लू। ठीक है, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर के लिए फॉन्ट कलर दे देते हैं और उसको व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो बैकग्राउंड कलर आप इस तरह से दे सकते हो। ठीक है, एचटीएमएल के केस में पुराने क्वेश्चन से पूछते थे तो बच्चे बॉडी टैग के अंदर डायरेक्ट बीजी कलर ऐसा एक एट्रीब्यूट यूज करते थे, वहां पर भी बैकग्राउंड कलर दे सकते। ठीक, नेक्स्ट वन आता है आपका हाउ टू रिमूव अंडरलाइन फ्रॉम हाइपरलिंक। अगर किसी भी हाइपरलिंक की अंडरलाइन आपको रिमूव करनी है तो यू कैन सिंपली राइट, लेट्स से यहाँ पर अगर टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पर आप नन देते। ठीक है, तो वो आपका टेक्स्ट डेकोरेशन नन की वजह से आपके जो भी एंकर टैग की अंडरलाइन है वो रिमूव हो जाएगी हाइपरलिंक। ठीक है, सूडो क्लासेस यहाँ पर पूछा जा सकता है कि सूडो क्लासेस क्या होते हैं। तो आप ये एलिमेंट, ठीक है, सेम एलिमेंट लेट्स से यहाँ पर नहीं देते, यहाँ पर एक बना के देखते। दिस इज माय सिंपल बटन। ठीक है, एक सिंपल बटन रखते हैं, तो यहाँ पे इंटरनल सीएसएस में लिख देता हूँ। ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ बटन, ठीक है, तो बटन का बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। BUTTON बैकग्राउंड, ठीक है, ब्लू शो कर रहे हैं और टेक्स्ट कलर कर देते हैं व्हाइट। ठीक, ओके। और जब भी मैं इसके ऊपर ये माउस लेकर जाऊंगा गाइस, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट कलर चाहिए, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट कलर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? सेम सेम सिलेक्टर रखूंगा और यहाँ पर बोल दूंगा कि जब भी इस पे हुवर करूंगा, जब भी इस पे हुवर करूंगा तब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। ठीक है, यहाँ पर कर देता हूँ ग्रे। ठीक है, और यहाँ पर कर देते हैं व्हाइट की जगह ब्लैक। ठीक, इसको सेव करते हैं, जब भी मैं माउस उसके ऊपर लेकर जाऊंगा वो थोड़ा सा डिफरेंट कलर हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो गाइस, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। और जो ये कोलन के बाद जो सारी चीजें है गाइस, उसी को हम सूडो क्लासेस बोलते हैं। ठीक है, उसी चीज को हम सूडो क्लासेस बोलते हैं। मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ सूडो क्लासेस इन सीएसएस। तो आप देख सकते हो यहाँ पर W3 स्कूल्स में डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने सूडो क्लासेस शो किए, लिंक, विजिटेड, कोलन देकर जो भी है वो सारी चीजें सूडो क्लासेस के जैसा कंसिडर करते हैं। ड्यू के ऊपर हुवर कर दिया, फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, इस तरह से फर्स्ट चाइल्ड दे सकते हैं, अल्टरनेट एनएच चाइल्ड वगैरह ऐसा भी रहता है बस। ठीक है, तो इसको और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, बट आपको इंटरव्यू में अगर सिंपली समझाना है तो ये वाला एक एग्जाम्पल हमेशा याद रखना हुवर। ठीक है, जनरली ये कैसा
यहाँ पर इस तरह से शो करते हैं। चलो, द नेक्स्ट सेक्शन गाइस, द नेक्स्ट सेक्शन इज द लास्ट वन। ठीक है, इसमें जितना पार्ट हुआ है उतना ही पार्ट फिलहाल कवर करेंगे, बाकी के जो चीजें है तो थोड़ा सा मैं बता दूंगा, और समझ में आए तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग वो टॉपिक कवर कर नहीं वाले। ठीक। सो सबसे पहला क्वेश्चन जनरली मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड जावा। ठीक। तो जावास्क्रिप्ट में अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो जावास्क्रिप्ट इज अ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, वेनिला जेएस भी इसको बोला जाता है आज की डेट में, जो कि फ्रंट एंड में कोई बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक प्रोसेसिंग वाला जो चीज है, वो चीजें अगर आपको एग्जीक्यूट करनी है तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता है आगे वाला पर्सन, थोड़ा और टेक्निकल, तो आप बता सकते हो कि जावास्क्रिप्ट सर ब्राउजर के अंदर जो इंजन होता है उसके बेसिस पे चलता है, एंड यहाँ पर इन दिस केस आप क्रोम ब्राउजर के अंदर V8 इंजन होता है, वही आपके जावास्क्रिप्ट को रन करता है, तो क्रोम V8 इंजन। ठीक है, ऐसा अगर देखते हैं अपन, तो जनरली V8 इज अ फ्री ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट एंड वेब असेंबली इंजन डेवलप्ड बाय द क्रोमियम प्रोजेक्ट फॉर क्रोमियम एंड गूगल क्रोम वेब ब्राउजर। ठीक है, तो आप इसका बता सकते हैं कि जनरली एक ब्राउजर के अंदर इंजन होता है जिसके थ्रू ही ये सारी चीजें रन होती है। ठीक है। फिर जावा, ऑन द अदर हैंड, जावा क्या होता है गाइस? जावा ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बैकएंड के लिए, स्पेसिफिकली बैकएंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिससे हम बिजनेस लॉजिक वगैरह लिख सकते हैं बैकएंड में, और जिसके थ्रू मैं डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ, फाइल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग कर सकता हूँ। ठीक है, दैट कैन बी डन बाय यूजिंग जावा। ठीक है, कोर जावा उसको बोलते हैं। ठीक है, और एक्चुअली कैसा है कि ये दोनों भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज साथ में ही आई थी 91 से 1991 से लेकर 1994 के बीच में जावा का डेवलपमेंट चल रहा था, और जैसे ही वो रिलीज हुआ 94 में, तब लोगों ने एक और फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी जो बनाई जिसका नाम आई थिंक पहले दूसरा कुछ था, बट लोगों ने उसको जावास्क्रिप्ट नाम दे दिया क्योंकि जावा जावा जैसा वो चल रहा रहे थे। ठीक है, आज भी देखोगे आप तो यूट्यूब पे कैसा कोई भी चीज ट्रेंडिंग होती है तो वही सारे नाम रख देते हैं, जैसे टेक्निकल गुरुजी आया था, टेक्निकल दानिश, टेक्निकल हीरो, टेक्निकल फलाना, टेक्निकल फालतू, जो भी चीजें है टेक्निकल के साथ बनाना चालू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसा ही कर दिया, जावास्क्रिप्ट की जगह, जावा की जगह उन्होंने जावास्क्रिप्ट नाम दे दिया क्योंकि वो साथ में आए थे आसपास। ठीक। उसके बाद आता है आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स, वार, वाई एंड लेट सेट। मैं जनरली इसका इस क्वेश्चन को ऐसे पूछता हूँ कि एक्स इक्वल्स टू 10, वाई लेट वाई इक्वल्स टू सॉरी वार वाई इक्वल्स टू 20 एंड लेट जेड इक्वल्स टू 30। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तो जनरली हम क्या करते हैं, लोगों ने ये चीज यूज करना थोड़ा सा कम कर दिया है। ठीक है, और वैर भी जनरली यूज नहीं करते लोग, लेट थोड़ा सा ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि उनको लोकली अगर यूज करनी है कोई भी चीज तो वो लेट का यूज करते हैं। तो लेट का स्कोप जो रहता है वो एकदम ब्लॉक लेवल पे करली ब्रेसेस जहां पर है, जैसे फॉर लूप के अंदर आपने कुछ लिखना है तो वहां पर लेट यूज करते हैं guys। ठीक है, हम नेक्स्ट सेशन में ऑब्वियसली ये चीज देखने ही वाले हैं फॉर लूप के साथ। ठीक। फिर बाद में नेक्स्ट आता है वैर। तो वैर वाई का जो थोड़ा स्कोप होता है वो लेट से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, लेट का स्कोप सबसे स्मॉल होता है, वैर का स्कोप थोड़ा सा ज्यादा होता है, एंड दोनों भी केस में गाइस दोनों की भी वैल्यूज हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू अगर मैंने 10 दिया हुआ है तो एक्स ग्लोबली ही अवेलेबल रहता है पूरा विंडो लेवल पे, एंड इसकी भी वैल्यू मैं कभी भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। इसके अलावा एक और चीज आती है कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ अगर मैंने कोई चीज बना दी तो वी कैन नॉट मॉडिफाई इट्स वैल्यू, हम लोगों के पास वो जैसी वैल्यू है वैसी हमें उसको पूरा पेज में यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो एक्स का स्कोप सबसे ज्यादा जो पूरा आपका डॉक्यूमेंट लेवल पे अवेलेबल रहेगा, वैर का स्कोप थोड़ा सा मीडियम लेवल पे, लेट से फंक्शन के अंदर आपने वैर वगैरह बना दिया तो वहां के वहां आप उसको यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज लेट जेड। जनरली फॉर लूप के साथ वगैरह हम लेट कीवर्ड यूज करते हैं, इससे क्या होता है कि उसका एकदम स्मॉल स्कोप हो जाता है और उसी वक्त डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर वो स्कोप के बाहर निकल गया आपका एग्जीक्यूशन। ठीक। उसके बाद आता है गाइस जेसन। जेसन के केस में अगर पूछा जाए कभी भी, तो हम वैसे सेशन में देखने ही वाले, बट जेसन के केस में अगर आपको कभी भी कोई चीज पूछा जाए तो ये दो कीवर्ड हमेशा याद रखना, की वैल्यू पेयर। ठीक है, की वैल्यू पेयर, जब भी आपका जेसन का नाम आएगा वहां पर की वैल्यू पेयर ध्यान में रखना। भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ की वैल्यू पेयर कैसा होता है। तो यहाँ पर आता है, यहाँ पर मैं दे देता हूँ नेम, नेम दे देता हूँ लेट्स से तेजस। ठीक, तो यहाँ पर की क्या हो गई, नेम, एंड तेजस हो गया उसका वैल्यू। वैसे ही एक दूसरी की डालते थे, देखते हैं 23, तो ये हो गया की गाइस, वहां पर एज, एज इज द की एंड 23 इज द वैल्यू। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो गाइस, कोई भी जेसन ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। ठीक है, कोई भी जेसन ऑब्जेक्ट आप इस तरह से बना सकते हो जिसमें की वैल्यू पेयर होता है। और जनरली क्या होता है आज की डेट में, जब भी डेटा एक से दूसरी जगह पर डेटा ट्रांसफर करते हैं हम, जैसे वेब सर्विसेज के थ्रू डेटा ट्रांसफर करना,
या फिर लेट से कुछ फेच करना वैल्यूज, तो उस केस में गाइस जेसन फॉर्मेट ही एक ऐसा फॉर्मेट है जो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इजीली रीडेबल होता है। इसलिए आज के डेट में जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वहां पर जेसन फॉर्मेट ही यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जेसन फॉर्मेट इज की वैल्यू पेयर, और इसको हम देखेंगे क्योंकि एरे के अंदर की वैल्यू पेयर नहीं रहता, वहां पे इंडेक्स रहता है। तो इंडेक्स में मुझे पता नहीं चलता पर्टिकुलर चीज कौन से चीज की वैल्यू क्या है, ठीक है। 0 1 2 3 तो लिखा हुआ है, बट वो नेम है, एज है, सिटी है, सैलरी है, उसका बैंक बैलेंस है, क्या है वो कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए की वैल्यू पेयर इज द बेस्ट फॉर्मेट, इसलिए इंडस्ट्री इसी फॉर्मेट को एक्सेप्ट करके अपना डेटा ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। फंक्शन प्रोटोटाइप ऑन दी अदर हैंड, फंक्शन प्रोटोटाइप अभी क्या है, ये तो फंक्शन के साथ थोड़ा सा बेटर वे में बता देता हूँ, बट फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो अगर मैंने एक एरे बनाया, ठीक है, तो ये एरे के साथ उसके कुछ फंक्शंस भी वहां पर अवेलेबल रहते हैं guys। और जो फंक्शंस होते हैं वो शेयरेबल रहते हैं, वो सारे के सारे फंक्शन शेयरेबल फॉर्मेट में रहते हैं। मतलब वो दिखेंगे नहीं, वो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं, क्या वो एक मतलब वहां पर अवेलेबल रहेंगे, लेकिन वो उतनी स्पेस ऑक्युपाई नहीं करते वो, लेकिन अवेलेबल सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स के साथ रहेंगे। जैसे ये एरे से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस है, कीज, इंडेक्स ऑफ, फॉर ईच, फिर बाद में फाइंड, मैप, पॉप, पुश, रिड्यूस, फिल्टर, ये सारे के सारे जो फंक्शंस है ये इसके साथ अवेलेबल है, और इनको हम प्रोटोटाइप फंक्शन बोलते हैं, जो कि शेयरेबल रहते हैं। हमें उसका ये क्या बोलते हैं, वो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता, वो सभी के सभी एरे ऑब्जेक्ट्स के साथ अवेलेबल रहेगा फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। तो इसको हम कस्टम फंक्शंस भी बना सकते हैं। पहले के जो प्रोग्राम्स है वहां पर फंक्शन प्रोटोटाइप का ही यूज करके आपको फंक्शंस बनाने पड़ते थे, बट आज की डेट में क्लास कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट जैसा है उसका यूज करके भी यहाँ पर फंक्शंस बना सकते हैं, ठीक। द नेक्स्ट वन इज द अजैक्स गाइस। तो अजैक्स का सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आपके वेब पेज में कोई ऐसे कंटेंट है जिसको मैं बिना दूसरे कंटेंट को छेड़खानी किए वहां पर अपलोड करवा सकूं, तो उस केस में हम अजैक्स का यूज करते हैं। जैसे कि आपने डांस में देखा होगा कि आपका डांस सिंक्रोनाइज नहीं है, आपका डांस सिंक्रोनाइज नहीं है, तो सिंक्रोनाइज मतलब सब लोग साथ में करेंगे, असिंक्रोनाइज मतलब उसका अपोजिट। तो सभी के सभी कंटेंट अपने अपने हिसाब से लोड हो रहे हैं, उसी चीज को क्या बोल सकते हैं गाइस, हम अजैक्स बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ रिएक्ट के केस में, थोड़ा सा आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। रिएक्ट, लर्न रिएक्ट, ओके। तो लर्न रिएक्ट में देखो गाइस, यहाँ पर मैं क्विक स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, और क्विक स्टार्ट के बाद फिर ट्यूटोरियल पे, ये ट्यूटोरियल टिक टैक टो पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ ऊपर का यूआरएल चेंज हुआ, ओके, ऊपर का सिर्फ यूआरएल चेंज हुआ और यहाँ के कंटेंट चेंज हुए। ये लेफ्ट और ये टॉप का जो है एज इट इज कंटेंट है, वो मतलब उसने उसको छेड़खानी नहीं की, बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की, और वो लोड हो गए। वैसे ही थिंकिंग इन रिएक्ट पे क्लिक करता हूँ, थिंकिंग इन रिएक्ट पे क्लिक करने के बाद सिर्फ इतना पार्ट, इतना कंटेंट चेंज हुआ। मतलब ये दूसरे रिसोर्स से डेटा लेकर तो आ रहा है, दूसरे जगह से पेज में से डेटा लेकर तो आ रहा है, लेकिन इस पेज में पूरा का पूरा पेज रिलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार W3 स्कूल्स में देखते हैं कैसा है। मैं यहाँ पर जेड इंडेक्स में जाना चाहता हूँ, जेड इंडेक्स पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये पूरा का पूरा पेज इसने रिफ्रेश कर दिया। मैं यहाँ पर पैडिंग पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर पूरा का पूरा इसने पेज ही रिफ्रेश कर दिया, जबकि ये लेफ्ट साइड की चीजें पहले की थी, एज इट इज लोड होनी चाहिए थी, तो लोड वो रीलोड हो गई। बट उसके लिए फिर से रीलोड करने की जरूरत थी क्या गाइस? नहीं थी। आप सिर्फ राइट साइड का भी कंटेंट अगर आप लोड करते थे या फिर रीलोड करते थे तो भी चल जाता था। तो असिंक्रोनसली विदाउट रीलोडिंग द पेज, अगर आप कोई भी कंटेंट अपने वेब पेज पे लोड करवाते हो, उसी चीज को अजैक्स कहते हैं। यहाँ पर अगर मैं गूगल पे कोई चीज सर्च करने के लिए जाता हूँ, तब देखिए अजैक्स से चलता है। यहाँ पर मैं सर्च करने के लिए जाता हूँ, लेट से अजैक्स ही सर्च करते हैं, तो आप देखो मेरा पीछे का पूरा बैकग्राउंड वहां पर सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कंटेंट देखो नए से लोड हो गए। दैट दिस इज द पावर ऑफ अजैक्स, दिस इज द पावर ऑफ अजैक्स। आप फ्लिपकार्ट में भी जाते हो तो फ्लिपकार्ट में भी सेम चीजें आपको देखने को मिलेगी। फ्लिपकार्ट, ठीक है, एक बार देखते हैं। यहाँ पर मैं सर्च करने के लिए ट्राई करता हूँ, फिर से मोबाइल, ठीक है। तो मोबाइल में नीचे सारे के सारे मोबाइल के देखो कंटेंट लोड हो गए। फिर बाद में यहाँ पर देखता हूँ टीवी, ठीक है, स्मार्ट टीवी। तो ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट है ये वही से आता है गैस, अजैक्स के थ्रू, ये डेटाबेस से कनेक्ट करके, या फिर जो भी फास्टेस्ट इसका नहीं क्या जो कैशिंग में एल्गोरिदम रहेगा उसका यूज करके ये फ्रंट एंड पे ये सारे कंटेंट शो कर रहे हैं, जबकि पीछे के सारी की सारी चीजें एज इट इज दिखी हुई है, वो कोई चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपका भी काम हो जाता है, उनका भी काम हो जाता है। द थिंग इज कि असिंक्रोनसली सारे के सारे कंटेंट वहां पर लोड होना स्टार्ट होते हैं। सो दैट्स इट गाइज, हम लोग आज के सेशन के लिए इतना ही काफी है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग जब मिलेंगे तब एक्चुअली न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और ये जो भी टॉपिक्स आपको आज समझ में नहीं आए वो सारी चीजें भी कैसा जैसे टॉपिक्स मतलब कंटेंट वाइज होंगे तब आपको चीजें क्लियर कर दी जाएंगी।
ठीक है गाइस। चलो, आई होप आज का सेशन थोड़ा सा यूजफुल रहा होगा। ये बेसिक क्वेश्चंस गाइस इसीलिए हम कवर करते हैं, क्योंकि एज अ फ्रेशर थोड़ा सा हम नॉलेज देखते हैं इनिशियल लेवल पे, अगर इतना नॉलेज है तो फिर बाद में एडवांस क्वेश्चंस भी हमसे आपसे पूछते हैं। और कभी कभी कैसा होता है कि आप लोगों का ऐसा परफेक्ट आंसर देना जरूरी नहीं है सभी चीजों का। अभी व्हाट वी एक्सपेक्ट कि आप जितना जानते हो उतना कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो। सो वी एक्सपेक्ट you to explain whatever idea you have about that topic which you have learned। और बाद में फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपको हम कंपनी के अंदर ले लेंगे, हम आपको कोई नई चीज सिखाएंगे, तो आप उसको कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे या फिर कितना अच्छे से समझ पाओगे। जो डिपेंड करता है कि आपने जो भी चीजें अभी तक सीखी है वो कितना अच्छे से सीखी है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिक क्वेश्चंस ऑब्वियसली बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन आप एक्सप्लेन किस तरह से करते हो उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है गाइस कि कैसा इंटरव्यू जाएगा। ठीक है गाइस। चलो देन सी यू ऑन नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेशन गाइस, जो भी थर्सडे को रहेगा। एंड जो लोग पहली बार यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी करके रखिए, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस। ठीक है, जो भी आप हमारे नए वीडियोस रहते हैं उसके आपको नोटिफिकेशन आते हैं। चलो, थैंक यू गाइस, सी यू, बाय।